ओके, तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, इमोशनल वेलबींग के बारे में, माइंड से रिलेटेड हर चीज के बारे में। और हमारे साथ आज मौजूद है एक्सपर्ट्स का पैनल, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, जो आंसर करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जनरल पब्लिक के, जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है काउंसलिंग को लेकर, साइकोथेरेपी को लेकर, ये सारे प्रोसेस को लेकर, और जो स्टिग्मा है उनके माइंड में, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ ही अपना टाइम गुजार देते हैं, उन्हें और बढ़ने देते हैं। और जब इस पॉइंट पे वो पहुंच जाता है, जब उन्हें कोई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, और फिर वो जाते हैं इसकी रेमेडी के लिए। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, और क्यों आपको एक काउंसलर के पास जाना चाहिए, और एग्जैक्टली ये काउंसलिंग है क्या। तो हम स्वागत करते हैं हमारे सारे यहाँ पर जो पैनलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, जो साइकोलॉजिस्ट है, सस्मिता जी का, ज्योति जी का, डॉक्टर नेहा का, और डॉक्टर एंड अमीना का। और ये सारे लोग हमारे साथ मौजूद है आपके थ्रू ही, जो हमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो कॉमन क्वेश्चंस है, एफएक्यूज है, उन्हें आंसर करने के लिए। और आगे और भी हम वेबिनार्स करते रहेंगे, जहां पे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है कि कैसे आपकी हेल्प की जा सकती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप जरूर हमसे पूछेगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल से कि जो ये वर्ड है काउंसलिंग, ये काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या। जो लोग इतना ज्यादा डाउटफुल, क्योंकि हमारे पास काउंसलर्स है जो स्कूल लेवल पे है, जो एकेडमिक काउंसलर्स है, जो कोर्स को भी डिस्कस करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये काउंसलिंग वर्ड है क्या, और काउंसलर एग्जैक्टली क्या करता है। अकॉर्डिंग टू मी काउंसलिंग इज अ जर्नी जो आप साथ एंड टू एंड करते हो। जब कोई आता है आपके पास प्रॉब्लम को लेके, विदाउट जजिंग, विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ योर ओन ओपिनियन, हम उसको सिखाते हैं कि कैसे उसको हैंडल कैसे करते हैं उस चीज को एंड तक, उसका साथ देते हैं जब तक कि वो बंदा इंडिपेंडेंट ना हो जाए अपने थॉट्स को लेके। जब भी काउंसलिंग के लिए जो वर्ड है, जो स्टिग्मेटाइज्ड वर्ड है, हम उसको मिटा सकते हैं थ्रू प्रॉपर साइको एजुकेशन व्हेन वी मीट समबडी एंड गिविंग देम रीएश्योरेंस कि वो जो भी प्रॉब्लम लेके आए हैं, देयर शुड बी सम वे आउट फॉर इट। उनको उम्मीद अच्छी सी दिखानी है, मोटिवेट करनी है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी इज प्रॉपर काउंसलिंग। अच्छा, तो डॉक्टर नेहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग और एडवाइस में क्या डिफरेंस हुआ। तो मैं भी अगर चाहता हूं कि मेरा फ्रेंड कोई उसकी लाइफ में पर्सनल इशू है, मैं उसे एडवाइस कर देता हूं कि ये इशू का तू ऐसे इसका रेमेडी कर सकता है, या हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमको कितना ज्यादा एडवाइस करते हैं। तो क्यों मैं किसी को पर्सन को एडवाइस करने के मैं पैसे दे रहा हूँ, या अपना टाइम दे रहा हूँ, या मैं एक एक्सटर्नल पर्सन पे ट्रस्ट क्यों कर रहा हूँ। ये अलग कैसे है एडवाइस से। See, first of all, counseling is never advising. We are just helping an individual कि उसको जो भी प्रॉब्लम है, हम उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर हम एडवाइस बनते चलेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग हमारी उसकी एक नीड हो जाएगी, फिर वो हमारे सहारे, हमें उसकी बैसाखी नहीं बनना है, हमें उसे इस तरह करना है कि वो अपने आप चलना सीखता है। तो वी आर जस्ट सिस्टम, वी आर जस्ट हेल्पिंग फॉर द सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि उस इंडिविजुअल में एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। ओके, दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रॉब्लम एंड मुझे इसे ठीक करना है, इतनी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद वी गिव हिम द चॉइसेस बाय हेल्प। उसमें से उसे सिलेक्ट करने का रास्ता हम बता सकते हैं उसको, पर सिलेक्ट क्या करना है उसके लिए वो बेटर चॉइस वो उसकी अपनी होती है। वी आर जस्ट द सपोर्ट सिस्टम। ओके, ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूजुअली पर्सन क्या काउंसलर पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि ये काउंसलर जो है एक अननोन पर्सन है, जिसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, और मैं उससे अपनी लाइफ की इंटीमेट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने किसी से नहीं की है। तो मैं उस पर ट्रस्ट क्यों करूँ, और क्या उसने ऐसा सीखा है अपनी ट्रेनिंग में कि वो मुझे हेल्प कर पा रहा है, और वो मुझे ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे सकता है। Yeah, hi sir. It's a very nice question that you've asked. Because I feel कि जैसे कि हम लोग अपने घर में पहले नानी दादी चाचा चाची सबसे जॉइंट फैमिली में बात करते थे, तो उसको भी we can say it was a kind of a counseling.
But what we are doing here as professionals, we are guiding the individual by utilizing the psychological methods, because we are trained in certain techniques, and that can be, you know, for high school students, for drug addicts, for any kind of specialized problem. And what I feel and what I do is, I never advise. I just help the person help himself. We have to help the client to become independent enough कि वो अपने decisions positive way में खुद से ले सके. So the real aim of counseling is basically self-help. You have to learn to help yourself. कहीं ना कहीं आप खुद की help नहीं कर पा रहे हैं. So you're coming for counseling, and the counselor handles it in a very positive way to clarify your issues, जो शायद कहीं ना कहीं आपको clear नहीं है. आपके options explore करना, strategies develop करना, self awareness increase करना. So I think it's a fantastic way for people who are looking for, you know, some kind of improvement and evolution in their life. ओके, तो सस्मिता जी, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे. मैं पूछना चाहूंगा कि यूजुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली में किसी को हेल्प की जरूरत है, पर वो पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, और फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि इस पर्सन को हेल्प की जरूरत है, और वो कई बार अपनी फैमिली मेंबर उन्हें लेके जाते हैं काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और कहते हैं कि सो एंड सो प्रॉब्लम है मेरे बेटे को, मेरे बेटी को या टीनेजर को, और आप इसे चेंज कर दीजिए या रिजोल्व कर लीजिए. मुझे ये जानना है कि ये कितना पॉसिबल है कि जो पर्सन है, पहली बात वो अवेयर नहीं है अपने इश्यू के बारे में, प्लस मे बी रिलक्टेंट है काउंसलिंग लेने के लिए, और फैमिली मेंबर चाहता है उसके अंदर कोई चेंज लेके आना. तो कितना चेंज पॉसिबल है अगर जो पर्सन है जिसे काउंसलिंग की जरूरत है वो एग्री नहीं करता, उसे जरूरत है, और फैमिली के थ्रू इनडायरेक्टली क्या चेंज अवेलेबल है, और क्या हम किसी को चेंज कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग किसी को चेंज कर पाती है बिना उस पर्सन की मर्जी से? ओके, द काउंसलिंग बिना उस पर्सन की मर्जी से तो चेंज नहीं हो सकता. मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझ में चेंज की जरूरत है, और जब तक मुझे, अगर जैसे बोलते हैं ना, मुझे भूख नहीं है तो मेरे को आप कितना भी खाना खिलाओ, कुछ नहीं होने वाला. वो ऐसा ही है कि काउंसलिंग के लिए एक पर्सन को, इसको बोलते हैं हम्बलनेस. आई हैव टू से यस, आई नीड हेल्प. एंड व्हेन व्हाट यू आर सेइंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कपल काउंसलिंग, it's very difficult for a man to come for counseling, because most of the time in couple counseling, a woman has to say, see that my husband is saying all problem is with you. So मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि ठीक है, आप बोलो हस्बैंड को कि हाँ मेरे को ही प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि ये मैरिज काउंसलिंग है, काउंसलर ने बोला है कि आपको वहां पे रहना चाहिए, ताकि जब काउंसलर बोले कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तब आप उसको जानो कि आप कैसे मेरे को हैंडल करोगे. So like that I have tried many times to bring the man. So when the counseling session start, what you asked the previous question, rapport building जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है. If the rapport is built once, then definitely the client will understand, okay, this person is non-judgmental, this person is not thinking or not labeling me and telling something. He is non-judgmental. So तभी क्या हो जाता है, तभी slowly that person has built the trust on the counselor, and then the counselor can help. And counseling helps, counseling change people, but it depends upon the person to understand. And for that, the biggest hurdle for a counselor is how to build the rapport. And especially when in the time of this pandemic, it's very difficult, because now we are also not doing face-to-face counseling, it is always online counseling. So building rapport takes a lot of time in this. So this is a challenge that I can say as a counselor we are facing. ओके, थैंक यू. हमारे साथ सुनील जी जुड़ चुके हैं. सुनील जी, हमें सुन पा रहे हैं आप, राइट? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सुनील जी. हाँ जी. जी हाँ जी, आ रही है. तो सुनील जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब लोग यूजुअली काउंसलर के पास जाते हैं, और जब वो देखते हैं कोई पर्सन काउंसलर के पास जा रहा है, तो यूजुअली उसके ऊपर ये टैग लग जाता है कि देख,
इस फैमिली का ये पर्सन जो है, मेंबर है, वो काउंसलर के पास जा रहा है, उसे कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ दिमाग की तो उसे प्रॉब्लम है, इसलिए वो शायद जा रहा है। तो मुझे ये जानना था कि काउंसलर के पास जाना, काउंसलिंग सीख करना और मेंटल प्रॉब्लम होना, ये कितना आपस में कनेक्टेड है? मेंटल प्रॉब्लम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कौन एक्चुअल मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और कौन सा पर्सन जो है उसके अलावा जो काउंसलिंग के लिए जा रहा है, वो क्या अपने माइंड में रख के काउंसलर को सीख कर सकता है? ये बात तो जैसे हम लोगों का लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि जब लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास, तो स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, कई बार नियर रिलेटिव्स की तरफ से, कई बार सोसाइटी की तरफ से। तो यहाँ पे फैमिली को बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा और ये चीज समझनी पड़ेगी कि यदि किसी बंदे को, जैसे हम बोलते हैं टाइफॉइड है, मलेरिया है, कोई फिजिकल एलिमेंट है, तो उसके लिए जब हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं या जब हम किसी ब्लड टेस्ट करवाने ले जा रहे हैं, कुछ डायग्नोसिस करवाने ले जा रहे हैं, तब तो हमें शर्म नहीं आती, तब तो हमें खराब नहीं लगता। तो यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें फैमिली मेंबर को या उनके सपोर्ट ग्रुप को ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है। तो हम लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, वो हमसे क्या पूछेंगे और हम उन्हें क्या बताएंगे, कितना बताएंगे, ये सोच करके यदि अपने आप को रोक दिया या किसी बंदे को, अपने रिलेटिव को हम नहीं ले जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। तो ये अवेयरनेस तो आना जरूरी है। जैसे हम फिजिकल एलिमेंट्स के लिए डायग्नोसिस करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, वैसे अगर कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है जो कि हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित है, तो उसके लिए भी ये अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम अगर कुछ परेशानी में है तो हेल्प लें। अब हेल्प किससे लें और उनके ऊपर कितना हम ये रखें भरोसा। ठीक है। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर नेहा से। कि मेरा ये सवाल है कि यूजुअली क्या लोग कंफ्यूज होते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में यूजुअली, और क्या लोगों के माइंड में ये एक जो डर बैठा हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, अगर उनको लगता है कि ये सेम लोग ही है और हम जाएंगे और ये हमको दवाइयां देंगे जो सिर्फ नींद की दवाइयां होती है, सिर्फ सेडेटिव्स होते हैं और कुछ नहीं होते, और उसके अलावा वो कोई भी इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हमको जो इशू को सप्रेस करेंगे, हम बस सोते रहेंगे, हमारी लाइफ जो पूरी तरीके से एक्टिविटी लेस हो जाएगी। क्या ऐसा है? It is 100% there. See, society में mites बहुत ज़्यादा है, because again, as we are already saying, there is a lack of awareness. सबसे बड़ी awareness की problem तो ये है, they actually don't know what is a psychologist. Psychologist क्या है? Psychologist होते भी हैं, and actually situation इतनी खराब है कि अगर मैं किसी psychiatry department में चली जाऊँ at present, तो वहाँ पे शायद कोई psychologist होगा भी नहीं. So that is the only reason when people are seeing nobody, so they are not clear about anything. तो हमें लोगों को ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि psychiatrists are medical practitioners, whereas psychologists are the people जो आपकी counseling करते हैं और आपको therapies देते हैं. They treat you with the counseling and therapies. And this is for the basically जो हमारी mental health की हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली जो आता है वो हमारे 3 फैक्टर्स की वजह से आता है. बायोलॉजिकल हमारा, अगर वो हमारे जीन्स में, फिजिकल इलनेस की वजह से, इंजरी में है, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से है, या और देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो इन दोनों के साथ जब तक हम इन चीजों को डायग्नोज नहीं कराएंगे तो हम इसकी मेडिसिन कैसे लेंगे? People should get clear about this, and diagnose करने के लिए you need to go to a psychologist, and then only a psychiatrist can help to it. And yes, there is a problem that dizziness आती है medical वो लेने से, treatment लेने से, pills लेने, but there are many people जो even आके ये भी बोलते हैं कि pills लेनी ज्यादा easy है as compared to the psychologist, because earlier said, जैसे 1-2 मैम ने बोला था कि therapies लेना costly लगता है.
इसलिए हम पिल्स ले लेते हैं। पर थेरेपीज लेने जाने में शर्म आती है, लोगों को हमारी प्रॉब्लम के बारे में क्लियर पता चल जाएगा। हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, हमारी बात एक ही जगह पे, ना हमें उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, उसे 5 to 6 सिम्टम्स बता दो, वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन दे देंगे। हमारी प्रॉब्लम, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इस प्रॉब्लम को जितना अंदर रखेंगे ये उतना बड़ा रूप ले। तो इट इज द टाइम दैट वी शुड क्रिएट द अवेयरनेस कि आप जाइए और अपनी प्रॉब्लम का पूरा आप एक असेसमेंट करवाइए, and you should accept that this problem is there in you and it is something very normal। अगर कैंसर नॉर्मल हो सकता है, अगर एड्स नॉर्मल हो सकता है, अगर कोरोना नॉर्मल हो सकता है, तो एज इट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो भी उतनी ही नॉर्मल। ओके, ठीक है। ओके, अमीना जी से मेरा क्वेश्चन है कि जब हम साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं या कोई लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या कुछ प्रॉपर डिस्टिंक्शन है जो मैं सेल्फ एनालाइज खुद को कर पाऊं या अपने सिम्टम्स को खुद देख के ये बता पाऊं कि क्या मैं अभी साइकियाट्रिस्ट का नंबर ढूंढूं ऑनलाइन के मैं साइकोलॉजिस्ट का ढूंढूं या फैमिली मेंबर? ये क्या कुछ इंडिकेशंस हमको मिल सकते हैं कि किसके पास मुझे जाना चाहिए, मेरी इश्यू किस लेवल पे? देखो, एज अ मेंटल अवेयरनेस अगर हम इंसान में पैदा करना चाहते हैं तो पहले तो ये है साइकोटिक और साइकियाट्रिक। जो साइकियाट्रिक चीजें हैं जो मुझे लगता है पर्सनली कि मैं हैंडल नहीं कर पाती एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई विल रेफर देम टू अ साइकियाट्रिस्ट हियर। Like again I said, okay, we are bound to certain difficulties here in the present scenario. I've also been seeing that in between psychologists itself there is a lot of miscommunication कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो there's a lot of mismatch between us itself. So if there is a problem which has come to me, I definitely will go in for the deeper understanding कि क्या है problem. For example, एक बच्ची आती है मेरे पास, या एक बच्चे को ले लो for example, एक I'm just quoting an example, एक 7th grade का बच्चा आ गया मेरे पास, तो किसी ने रेफर किया, अभी क्लास टीचर ने रेफर किया कि मैम देखो ये बच्चा ध्यान नहीं देता क्लास में, अपने आप में रहता है, खोया खोया रहता है, इसके फ्रेंड्स नहीं बनते, तो ये दिस टीचर इज ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग टू माय नोटिस। तो ऑन माय ऑब्जर्वेशन आई विल ट्राई टू टॉक टू द चाइल्ड। तो मैंने बच्चे से बुलाया और आई हैव टू बिल्ड अप अ रैपर फर्स्ट ऑफ ऑल विद द चाइल्ड। दैट इज माय रोल एज अ काउंसलर इन द स्कूल। आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस हियर। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने बच्चे को बुलाया तो बच्चा तो पहले तो घबरा जाते हैं कि क्यों मुझे बुला रहे हैं, क्यों ये मैम मुझे बुला रही है इस क्लास के बीच। तो वो एक है कि हम पहले तो बच्चे को समझाएं कि क्यों, आई मीन यू नो अच्छे से, जैसे कि कहीं मैंने बोलती हूँ टीचर्स को, बताओ नहीं कि इमीडिएटली वो क्यों आ रहा है, उसको कुछ क्योंकि देखो अभी भी जितना भी हम बोलना चाहते हैं कि don't worry, don't bother about mental stigma, that is constantly prevailing even as children. एक काउंसलर के पास जा रहा है बच्चा, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, you know the entire class is going to get very inquisitive about it. So it is important that we have a good rapport building with most of the children. I'm talking generally in terms of students and children. तो अभी बच्चे को आया मेरे पास, तो मैंने ऐसे बातचीत शुरू की, रैपर बिल्डिंग की, तो मुझे पता चला कि बच्चा को काफी सारा डिप्रेशन था एंड उसके कभी कुछ ध्यान नहीं था। तो at this point I felt that I should refer them out to a psychiatrist to find out what is the cases of depression and if this child needs any kind of antidepressants or whatever that may be needed, because he had several severe suicidal thoughts. वो उसके बुक्स पूरे सारे बुक्स में उसने बहुत ही verbal abuse और physical abuse के बारे में लिखा था. So those things we try to segregate. Okay, once this child is going to a psychiatrist, उसके भाई बहन को जो भी बुलाया and तो उनको काउंसलिंग की, उनको साइको एजुकेट किया कि देखो आपने कुछ नोटिस किया था क्या घर पे बच्चे के बारे में, because I also felt उसके severe suicidal thoughts भी थे उस बच्चे के. 13-14 साल का बच्चा था. तो हमने एक अपने आप में we formed a team, because I always tell that it's a team between a psychologist, a parent. बिना उनके सपोर्ट के हम बच्चों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते. मैं खुद ही तो नहीं लेके जा सकती उसको कहीं पे भी. I needed the support of the parent.
तो at that time I made them understand कि एक साइकियाट्रिस्ट कर क्या सकता है, एक साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर है जो आपके बच्चे को ठीक कर सकता है अगर हम चाहते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट। उनको थोड़ा एजुकेट करके भेजा, फिर वहां पे उसके इवैल्यूएशंस हुए, तो वापस मेरे पास आया वो बच्चा। he was started on medication and then I started counseling. Then we understood what is the role of a psychologist here and what is the role of a psychiatrist. Psychiatrist कर क्या सकता है और एक psychologist कर क्या सकता है. So this is a kind of differentiation you can try to bring about. That we are a team, no doubt, but यहाँ पे थोड़ा रोल अपना सेग्रीगेट हो सकता है. एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं मेडिकेशन नहीं कर सकती, बट यहाँ पे मेडिकेशन जरूरी था उस बच्चे को because of his severe disturbed thought process, and he needed some medication for that. So I would try to bring about a difference here. ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति जी से। जैसा कि अमीना ने कहा कि एक 13 साल की बच्ची है जो डिप्रेशन से सफर कर रही है, और जब वो क्लासरूम से बाहर लेके जाई जाती है तो सब लोग की यही नजर होती है कि इसे क्यों लेके जाया जा रहा है, क्या इसे कोई प्रॉब्लम है। तो क्या जैसे ये तो हम बात करें रेमेडियल काउंसलिंग के बारे में कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है और आप जा रहे हो एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास, ये रेमेडियल हो गया। तो हम यूजुअली सुनते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। तो जो प्रिवेंटिव काउंसलिंग है उसके बारे में ज्योति जी आपका क्या कहना है, क्योंकि ये ऐसा तो कोई बात भी नहीं कर रहा और हो भी नहीं रहा है कि प्रिवेंटिव काउंसलिंग की, जैसे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है, जैसे अगर उनका टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में एक लेक्चर है जो एड्रेस करता है एज ग्रुप काउंसलिंग सबके इश्यूज को, क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करता है, और चिट से उन लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है बिना अपना नाम बताए पूछ सकते हैं। और तो ये प्रिवेंटिव काउंसलिंग किस तरह से हेल्प करती है मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए? Yeah, so I feel कि आजकल everything is there at the tip of the finger. बच्चों को एक बटन दबाने से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. So they are kind of overexposed to things which they need not know. So first is to kind of see. I get a lot of cases where the parents are saying that connect with our children. So how can we, help or change the situation, or how can we change the children, or what kind of measures can we take? तो ये चीज उनको नजर में तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है. And I believe completely that it is never the child's fault. It is somewhere that the fault is lying with the adult, and they have not made enough attempts to connect with the child. Actually, generation ke saath to connect with them on a daily basis is a big effort. And also and I feel also to curtail over exposure to media and kind of abhi jaise lockdown mein, corona mein, family bonding, being together, doing your household work, all these things have kind of helped the families and the society to grow together. So ये बहुत एक अच्छा measure है जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए थे, and this has prevented so much of problems that could have happened. People were getting separated, there were separations in every other house, there was marital discord, there was lack of patience, children were going in different directions. कोरोना ने हमको इतना कुछ सिखा दिया है कि this is we need to be, just have a simple life. There is so much to sitting home, taking care of mental and physical health. So I feel that they're all preventive measures, that bonding with the family, having a good support system. कभी कोई घर में problem हो, पहले joint family में you had each other to talk to, you have somebody to talk to over the phone who gives you positive advice, reaching out for help and making your support system strong can really prevent things like what is happening, like what happened with Sushant Singh. We all know he was all alone and he had nobody to help him. So it's a kind of
situation where things have gone too bad and it's too late to do anything. So wahan tak you do get the red flags. You do know that you get the warning signals to recognize those red flags and to take action, to take professional help, to,